नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक पटेल द विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्तमान समय में पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जंग लड़ रही है। उम्मीद है इस संकट भरे दौर में आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, संकट भरे दौर में भी हमें पढ़ाई लिखाई संबंधित कार्य को नहीं रोकना चाहिए। तो आइए हम लोग पढ़ाई लिखाई कार्यक्रम को जारी रखते हैं। हम लोग भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान के भाग का अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग का उल्लेख था। 22 भाग का उल्लेख था, लेकिन अनेक संशोधन के पश्चात वर्तमान समय में कुल 25 भाग की प्रावधान किया गया है। अनेक संशोधनों के पश्चात भाग 4 का क जोड़ा गया, मूल कर्तव्य, जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर जोड़ी गई थी। इसके बाद भाग 9 का क, भाग 9 का ख, ये 3 नए संशोधन जोड़ने के पश्चात भारतीय संविधान में भाग की संख्या 22 से बढ़ के 25 हो गई है। तो दोस्तों, जिस तरह से हम लोग देखते हैं संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद थे, मूलतः 8 अनुसूची थी और मूलतः 22 भाग थे। इसमें अनेक संशोधन के बाद भाग की संख्या बढ़ के 25 हो गई। संविधान का भाग 1 संघ व राज्य का उल्लेख करता है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का उल्लेख करता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत किया गया है। भाग 1 में बताया गया है संघ के साथ राज्य का नाम क्या है, अर्थात कितना संघ के साथ कितने राज्य का उल्लेख किया गया है। वर्तमान समय में कुल 28 राज्य और 8 संशासित राज्य का उल्लेख भाग 1 में प्राप्त होता है। भाग 2 में नागरिकता सिटीजनशिप का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का उल्लेख प्राप्त होता है। नागरिकता के अंतर्गत हम जानते हैं कि नागरिकता के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि भारत का नागरिक कौन होगा, भारत का नागरिक कौन नहीं होगा। इस बात का प्रावधान भारत की संसद करती है। नागरिक बनने की रीतियां क्या होंगी, नागरिकता छीनने जाने की क्या रीति होगी, इस बात का उल्लेख भाग 2 में किया गया है। भारत देश में एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता होगी, इसका भी उल्लेख भाग 2 में प्राप्त होता है। जबकि हम लोग देखते हैं कि संघीय ढांचे वाले जो देश हैं जैसे अमेरिका, वहां पे संघ के साथ साथ राज्य के नागरिक होने का भी उपबंध किया गया है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। एक देश के साथ एक नागरिकता का प्रावधान भारत में किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, फंडामेंटल राइट का उल्लेख है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका प्रावधान किया गया है। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो यह राज्य के विरुद्ध नागरिक को प्राप्त मौलिक अधिकार है। इसमें कुल 6 तरह से नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है। इसका प्रावधान भाग 3 में किया गया है। जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी का उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य डीपीएसपी का उल्लेख आता है। इसमें राज्य के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। राज्य किस तरह से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करेगा, इस बात का उल्लेख भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है कि राज्य की नीतियां कैसी होंगी, राज्य से क्या अपेक्षा की गई है,
कि राज्य नागरिक के लोक कल्याण के लिए लोक कल्याणकारी कार्य के लिए कौन कौन से कदम उठाएं। जैसे आप देखते हैं कि राज्य बीमारी दूर करता है, राज्य बेरोजगारी दूर करता है, राज्य बुढ़ापे में पेंशन देता है, राज्य कोरोना आपदा के समय में इलाज करने में जुटा है तो भूखे लोगों को भोजन खिला रहा है। तो इस तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं 36 से 51 के मध्य। दोस्तों, राज्य के कर्तव्य भाग 4 में है, तो उसी तरह से कुछ नागरिक के भी कर्तव्य होंगे जिसे भाग 4 के क में जोड़ा गया है। इसे मूल कर्तव्य नाम दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर यह लागू किया गया। अनुच्छेद 51 के क में इसे स्थान प्राप्त हुआ है। अनुच्छेद 51 क में इसे स्थान प्राप्त हुआ है। मूल कर्तव्य की संख्या कुल 11 है। तो इस तरह से भाग 4 के काम मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई है। भाग 5 में संघ यूनियन का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक में संघ या यूनियन का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महालेखा परीक्षक, निरीक्षक जैसे अधिकारियों का उल्लेख किया गया है। भाग 6 में राज्य स्टेट के अंतर्गत मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य के विधानमंडल का उल्लेख मिलता है, जबकि भाग 7 निरस्त कर दिया गया है। 7वें संशोधन द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों, भाग 8 केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख करता है। केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख करता है, जिसमें 239 से लेके 242 तक के अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया है केंद्र शासित राज्य में शासन व्यवस्था कैसे चलेगी। इस तरह से दोस्तों देखते हैं, रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। संविधान का भाग 1 में संघ राज्य की व्यवस्था की गई है। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार की बात की गई है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। भाग 5 में संघ का उल्लेख है, यूनियन का उल्लेख है। भाग 6 में राज्य स्टेट का उल्लेख है। भाग 7 निरस्त हो गया है और भाग 8 में केंद्र शासित राज्य का उल्लेख है। दोस्तों, भाग 9 की बात करें, भाग 9 में पंचायत की व्यवस्था की गई है। पंचायत लोक कल्याणकारी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के स्वरूप को तय करता है। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने पंचायत का प्रावधान किया था। इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्वरूप को अपनाया गया है। जबकि भाग 9 के क में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है, जिसमें नगर निगम की व्यवस्था की गई है। भाग 9 के ख में सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है। दोस्तों, इस तरह से भाग 9 का क 9 का ख में विशिष्ट उपबंध किए गए हैं। भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। एससी एसटी के प्रशासन से संबंधित व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 244 के अंतर्गत। भाग 11 वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भाग 11 संघ व राज्य के मध्य संबंध का प्रावधान किया गया है। यही वह
पार्ट है दोस्तों, जिसके वजह से हमारा संविधान बहुत विशाल हो गया है। सवाल भी आता है कि किस भाग की वजह से हमारा संविधान बहुत विशाल हो गया है, तो भाग 11 है, संघ और राज्य के मध्य संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 में उल्लिखित है इस बात को। संघ और राज्य के मध्य संबंध संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची से तय किया जाएगा। इस बात का उल्लेख भाग 11 में किया गया है। दोस्तों, लोकतंत्र, सफल लोकतंत्र की पहचान होती है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन का प्रावधान भाग 15 में किया गया है। अनुच्छेद 324 से 329 के तहत यह बताया गया है कि भारत की निर्वाचन प्रणाली कैसी होगी। निर्वाचन आयोग होगा, एक निर्वाचन आयोग होगा, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी, उसका कार्यकाल क्या होगा, उसके वेतन क्या होंगे, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया गया है। निर्वाचन की तिथियां कैसी होंगी। अनुच्छेद 17 में दोस्तों राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज का उल्लेख किया गया है। भारत में राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद भाग 17 में किया गया है। अनुच्छेद 343 से लेके 351 के मध्य। इसी तरह से भाग 18 पार्ट 18 में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन का उल्लेख भाग 18 में है। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत में आपातकालीन उपबंध के तहत 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल, राजपथ शासन और वित्तीय आपातकाल। तो इस तरह से भाग 18 के अंतर्गत आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 352 से 360 के तहत। भाग 20 में दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन की जा सकती है। इस तरह से रिवीजन करें अगर तो देखते हैं भाग 9 में पंचायत की व्यवस्था है, भाग 9 के कम में नगर पालिका, भाग 9 के खम में सहकारी समिति और भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित प्रावधान है। तो भाग 11 में संघ राज्य से संबंधित प्रावधान किया गया है। दोस्तों, भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में आपातकालीन उपबंध और भाग 20 में संविधान संशोधन। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सरल तरीके से हम लोगों ने इस टेबल के माध्यम से भारतीय संविधान के उन मूलभूत तत्वों को समझने का प्रयास किया, भारतीय संविधान के भाग को समझने का प्रयास किया, जो बार बार आपकी परीक्षाओं में आते हैं। दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें। धन्यवाद।